अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीर। रवा हफ्ते भी बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई और दो जमातों के लीडरान के लिए ज़रा अहम चीज़ें हुई। जैसे कि अगर आप देखें नवाज शरीफ साहब की तरफ तो एवन फील्ड के अंदर उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जाने से एहतसाब अदालत का जो फैसला है उसे कलअदम करार दिया गया। रिमार्क्स में भी, ऑब्जर्वेशन में भी कहा गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ नैब के पास दस्तावेजी सबूत नहीं थे। तो ये मामला तो इस तरह से लपेट दिया गया और आप जानते हैं कि इस केस के हवाले से कितना तस्करा था और कितना लंबा ये केस चला था। बहरहाल नवाज शरीफ साहब की वापसी और उसके बाद ये तमाम चंद जो मराहिल अदालती हैं और रिलीफ मिलने के, वो भी अब नज़र आते जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर इमरान खान साहब का जिक्र करें तो उनकी पार्टी और ख़ुद उनके लिए अगर अब देखें तो ज़रा मुश्किलात तो हैं। उनको कुर्बानी देनी पड़ी अपनी चेयरमैनशिप से ताकि बल्ले का निशान पार्टी के पास से न चला जाए। और अब कल इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी कराए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के। अच्छा, इमरान खान साहब ने गौहर खान साहब हैं जो उनके वकील हैं, उनको नामजद किया है बतौर चेयरमैन। और उसके बाद के जो तमाम तर वो कन्फ्यूजन, इख्तलाफात की खबरें हैं, वो तमाम तर भी आप सबके सामने हैं। बहरहाल क्या बल्ले का निशान रह पाएगा इस पार्टी के पास या नहीं, ये तो कल ही पता चलेगा जब एक दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो जाते हैं। तीसरी जानिब आते हैं इलेक्शन की जानिब। इस हफ्ते तो बहुत ही खबरें थी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, तो तूल पकड़ेगा ये केयरटेकर सेटअप, इलेक्शंस नहीं हो रहे। बहरहाल आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गैर रस्मी गुफ्तगू की, क्योंकि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रात बिलाखिर वो हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है डिलिमिटेशंस की, यानी हल्का बंदियों की। नई हल्का बंदियाँ सामने आ गई हैं और अब जो भी एतराज़ात होंगे वो भी सामने आते जाएंगे और उसका फैसला भी हो जाएगा। लेकिन आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा 8 फरवरी से कबल, यानी 54 दिन कबल इंतखाबी शेड्यूल का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को हो जाते हैं, आने वाली जो जमहूरियत हम देख रहे हैं अगले 5 साल के लिए, वो हकीकी जमहूरियत होगी या फिर हाइब्रिड जमहूरियत होगी? इस पर बात कर लेते हैं। और जो तमाम डेवलपमेंट्स जिनका मैंने जिक्र किया है, हमारे साथ है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब्बासी साहब, अब आप समझते हैं कि ये जो सारी कॉलम्स भी लिखे जा रहे थे, बड़ी इस्लामाबाद में भी ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि इलेक्शंस तो नहीं होते, अभी तो तूल होगा, केयर टेकर सेटअप इतना अच्छा काम कर रहा है, स्पेशली इकोनॉमिक जो रिवाइवल हो रहा है या मईशत अच्छी चल रही है, आपके कानों में भी ये बातें पड़ी होंगी। आपको यकीन है इलेक्शंस हो रहे हैं 8 फरवरी को? ये आप जो सवाल कर रही हैं सारा पाकिस्तान कर रहा है और ये बड़ी अजीब बात है कि आप भी कह रही हैं कि जी केयरटेकर सेटअप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। केयरटेकर सेटअप का काम परफॉर्मेंस नहीं होता, उनका काम होता है इलेक्शन करवाना। परफॉर्म सिर्फ जो हुकूमत इलेक्ट होकर आती है वो करती है या नहीं करती, ये उनका काम है। तो इस इलेक्शन की सबसे बड़ी जो मसला ही अब ये पैदा हो गया कि लोग यकीन ही नहीं कर रहे कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। इस इबाम को दूर करने की ज़रूरत है। अभी इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ और इलेक्शन के ट्रांसपेरेंसी पे सियासी जमातों ने उंगली उठानी शुरू कर दी हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और जो इंटरिम गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनका काम है कि इस इबाम को दूर करें। अच्छा, वैसे इब्हाम बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि न सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायतें हैं, ये इब्हाम अपनी जगह मौजूद है। ऑल्दो बार बार ईसीपी कहता है कि जी वक्त पर इलेक्शंस होंगे, लेकिन ये बातों का आगाज़ क्यों हो रहा है? क्या आप वाकई समझते हैं कि जो मल्टी बिलियन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइज किए गए हैं SIFC में, ये वाकई मईशत को संभाला दे रहे हैं और मईशत के लिए ये बड़ा अच्छा रोल अदा करेंगे? देखिए, ये प्रोसेस है IMF का जो चलता है, ये इसलिए आपको जो दिया गया था स्टैंड बाय अरेंजमेंट इसलिए दिया गया था कि आप अपने जो पॉलिटिकल प्रोसेस जो आपका आएगा बिटवीन दी जो गवर्नमेंट जाएगी और नए इलेक्शंस होंगे, उसके बाद हुकूमत आएगी, इस प्रोसेस को, इस पीरियड को कवर करने के लिए अब नई हुकूमत आएगी जो इलेक्टेड होगी और वो फिर एक नया IMF प्रोग्राम नेगोशिएट करेगी। ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है। अच्छा, तो अब्बासी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जो SIFC बनाई गई है उसके होते हुए भी आपको IMF की ज़रूरत है। वो लोग जो कि ये बाज़ मुबस्सरीन ये कहते हैं SIFC जो है वो इतनी इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाएगा कि हमें IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी एक खाम ख्याल ही फिर लगता है। जो एक्सपर्ट ये बात करता है मैं उसको एक्सपर्ट नहीं समझता।
ये बहुत ही बड़ी खामख्याली है। ताकत भी उन्हीं के पास है। आप एक्सपर्ट, आप कह रहे हैं आप उनको एक्सपर्ट नहीं समझते, ताकत भी उन्हीं के पास है। नहीं, ताकत नहीं, मुझे नहीं पता है कौन शख्स ये बात कह रहा है। ताकत की बात नहीं होती, ताकत से आप हकायक को तब्दील नहीं कर सकते। हकीकत ये है कि SIFC जो है ये सिर्फ नई इन्वेस्टमेंट और जनरली जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है उसको फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई है। इसका और कोई रोल कम से कम मुझे नज़र नहीं आता। राइट। अब्बासी साहब, अब क्योंकि इलेक्शंस के ज़ाहिर माहौल भी है, अब हम देख रहे हैं कि किस तरह जाके पीपल्स पार्टी भी इस हिसाब से लोगों को शमूलियत इख्तियार हो रही है। नवाज शरीफ साहब भी बलोचिस्तान से उन्होंने आगाज़ किया। अब आप समझते हैं कि इलेक्शन के नतीजे में अब जो सेटअप आएगा, इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ भी वापस आ गए हैं, वो वोट को इज्जत दो का नारा भी लगाते थे, कि एक हकीकी जमहूरियत हम देखेंगे, या आपको लगता है हाइब्रिड जमहूरियत ही होगी? नहीं, आप कोई जमहूरियत नहीं देखेंगे। जमहूरियत का मकसद ये होता है कि अवाम के मसाइल हल हों, मुल्क तरक्की कर सके। आज जो सब जमातें हैं, ये आप सिर्फ पिछले 2 साल का अरसा ले लें, उससे पीछे ना जाएं, ये सब इक़्तिदार में रह चुकी हैं। क्या ये मसाइल हल कर सकी हैं? क्या इन्होंने इस 4-5 महीने के पीरियड में कोई ऐसा इनकी ट्रेनिंग हो जाएगी या कोई ऐसा इनके पास हल आ जाएगा मुल्क के मसाइल के लिए? आज ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क के अंदर जो इंतशार है इसको ख़त्म करें। ये पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशल लीडरशिप एक टेबल पे बैठे, आगे के रास्ते का तयन करें कि हमने मुल्क चलाना कैसे है। हमारा आइन मौजूद है, आइन से हम इनहराफ नहीं कर सकते, लेकिन हम बैठकर ये तो तय कर सकते हैं कि हमने क्या क्या रिफॉर्म करने हैं मुल्क के अंदर, और फिर सब उसको सपोर्ट करें। क्योंकि आज जो मुल्क के अंदर हमारी मईशत की नाकामी है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस की नाकामी है, जो इदारों की नाकामी है, इसके सब जिम्मेदार हैं, इससे कोई बड़ी ज़िम्मा नहीं है। तो आज ये सब पर लाजिम है कि बैठकर आगे के रास्ते का तयन करने, वरना ये इलेक्शन आपको मजीद इंतशार देगा और कुछ नहीं देगा। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं अब्बासी साहब? इलेक्शन के बाद तो हम ये समझते हैं कि तसलसल होता है, पॉलिसी में 5 साल की एक इलेक्टेड हुकूमत बनती है, या तो आपका इस पर से ईमान उठ चुका है कि ये वाकई लोग चूज करेंगे जब इलेक्शन होगा। आप समझते हैं कि फिर कोई किसी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी, या आप समझते हैं इमरान खान की पार्टी के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है, अगर उनको भी इसमें पूरा शामिल न किया जाए, या लेवल प्लेइंग फील्ड के जो वो तकाजे कर रहे हैं वो ना दिए जाएं, तो इलेक्शन की लेजिटिमेसी भी नहीं बनती और आगे ये तमाम मामला इसी तरह चलते रहेंगे? देखिए, वो तो इलेक्टोरल प्रोसेस है ना। अगर आप इलेक्शन को ही मुतनाज़ा बना देंगे फिर तो मज़ीद ख़राबी होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन फेयर भी होते हैं, कोई पार्टी भी मुझे अक्सरियत लेती हुई नज़र नहीं आती। अक्सरियत ले भी लें तो कैपेसिटी नहीं है सियासी जमातों में, वो सलाहियत नहीं है जो मुल्क के मसाइल हल कर सके। वो सलाहियत एक कलेक्टिव एफर्ट से आएगी। ये तमाम जमातें इकट्ठी बैठें, एक रास्ते का तयन कर लें। सबकी सोच, मैं किसी की सोच पे शक शुबे का इज़हार नहीं करता किसी, लेकिन जो हकीकत है अब उसे भी इनकार नहीं कर सकते कि तमाम जमातें हुकूमत करने के बावजूद भी मसाइल में इजाफा ही हुआ है, हल नहीं हुए। तो आज हल का एक ही तरीका है कि एक कलेक्टिव एफर्ट हो। जो भी असरअंदाज होता है मुल्क की गवर्नेंस पर, मईशत पर, पॉलिटिक्स पर, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मिलिट्री लीडरशिप है, जुडिशल, बैठ के आगे के रास्ते का तयन कर लें। अच्छा, क्योंकि ये आप कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है करना, जबकि जो आप PMLN है जिस तरह से वो बार बार अपने आप को पिच कर रही है कि मईशत उन्होंने ही संभाली है, सब कुछ मईशत के बारे जो कुछ अच्छे फैसले हैं वो उन्हीं के हैं, और इसीलिए नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल इस तरह से पेश किया जा रहा है कि अब वो दोबारा से उस तरह से करके दिखाएंगे जब उन्हें निकाला गया था। तो लेकिन आप कहते हैं वो भी अकेले नहीं कर सकते। जी, मुझे आज कोई जमात भी अकेले काम करते हुए, मसाइल को हल करते हुए नज़र नहीं आती। पहली बात है कि उनके पास वो पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं होगी जो एक स्ट्रॉन्ग कोलिशन गवर्नमेंट में होती है। पाकिस्तान में आज जितनी गवर्नमेंट्स बनी हैं 85 के बाद, या उससे पहले भी, ये सब कोलिशन गवर्नमेंट्स ही रही हैं। कुछ वीक कोलिशन थी, कुछ स्ट्रॉन्ग कोलिशन थी। सिर्फ 1997 में 2/3 अक्सरियत PMLN ने हासिल की थी और वो हुकूमत नहीं चल पाई थी। ये 2/3 अक्सरियत बड़ी गैर फितरी होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। तो अब जो हुकूमत आएगी उनमें आज वो कैपेसिटी नहीं है, जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और कोई भी मसाइल को हल करने में कामयाब नहीं हो सका।
तो आज इकट्ठे बैठें और मुल्क की सोचें, अपनी सियासत को कुछ अर्सा एक तरफ रख दें। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का अगर मैं जिक्र करूं, क्योंकि ज़ाहिर है आप उन्हें लीडर भी मानते हैं अपना, आपको नहीं लगता, अब तो इल्ज़ामात भी लग रहे हैं लाडला प्लस के उन पर, बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड आए हैं वो वापस, और वो बस अब ये कहते हैं कि बस दुआ करो दवा ना करो? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है जी? कॉम्प्रोमाइज़ हम सब कॉम्प्रोमाइज़ रहे हैं। मुल्क के अंदर कौन सा इलेक्शन फेल हुआ है, वो बातें एक तरफ रख दें। मैं कहता हूँ अब पीछे की बातें कुरेदने को छोड़ें, आगे को देखें, पीछे के जो गलतियों से सबक हासिल करें। ये अगर कोई लाडला है तो कल वो लाडला नहीं होगा, लेकिन उससे मुल्क के मसाइल हल नहीं होते लाडला बनने या ना बनने से। तो इसलिए आज मैं बार बार कहता हूँ कि पॉलिटिकल अपनी मफाद को, पॉलिटिकल अपनी जो आपकी सोच है उसको एक तरफ रखें और ज़रा मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। ठीक है अब्बासी साहब, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये यही होना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसको जिस तरह से मतलब लोग इस वक्त कह रहे हैं जैसे रिलीफ मिल रहा है, आप समझते हैं कि ये रिलीफ मिलना क्वालिफाइज कि आप उनके ऊपर एक लाडला प्लस का टैग लगा दें, या आप समझते हैं जो ज्यादती हुई थी अब जिन्होंने की थी वही रिवर्स करके दिखा रहे हैं? देखिए, जो केसेस की अगर आप बात कर रही हैं तो ये रिलीफ नहीं है, ये इंसाफ है। ये सब झूठे केस हैं और ये ख़त्म हुए हैं, तो ये इंसाफ मिला है, बात ख़त्म कर दें। ये तमाशे में नहीं लगाने चाहिए। मैं नहीं तमाशों की बात करता हूँ। हम केस बनाते हैं, फिर उस बंदे की हतक भी करते हैं, जेलों में डालते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है ये जाली केस होते हैं, फिर भी मामले चलते रहते हैं। इससे मुल्क का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये हिसाब लगा लें। तो फिर अब्बासी साहब, अगर हम नैब का जिक्र कर लें, जिसके पास कुछ था ही नहीं देने के लिए, कोई दस्तावेजात ही नहीं थे, तो आज की नैब का हम क्या कहेंगे? उन्होंने तो आज ही रेफरेंस दायर की है एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की इमरान खान साहब के और खिलाफ, और कई मुल्जिम जो हैं वो नामजद किए गए। क्या चंद सालों बाद हम ये देखेंगे कि इस केस के अंदर भी नैब कहेगी हमारे पास सबूत नहीं, किसी और ने हमें कहा था? जी, मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर आपने मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ जाली मुकदमे बनाए, हाई कोर्ट कह रहा है कि सामने जाके आपने बयान दिया कि हमारे पास दस्तावेजी सबूत नहीं है, तो फिर हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है कि जिन्होंने जाली केस बनाए इनको तो अंदर करे कुछ अर्सा, ताकि मज़ीद आगे जाली केस ना बन सकें। मैं केसों की नौयत पर बात नहीं कर सकता, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन कम से कम जो मियाँ नवाज साहब के 2 केस थे जिसमें कन्विक्शन हुई है, मुकम्मल तौर पर जाली थे। आप उन जजमेंट्स को देख लें, आप उन केस के हकाइक देख लें। मैं खुद अभी भी 2 अदालतों में मेरे खिलाफ नैब के केस हैं और मैं जानता हूँ उन केसों की हकीकत क्या है, लेकिन चल रहे हैं। तो ये अब अदालतों का काम है कि जो इदारा मुल्क को तबाह कर रहा है, जिसका नाम नैब है, जिसने आज तक सवाए जुल्म के और लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करने के कुछ नहीं किया, उनको आप ये मौका मत दें कि वो इस मुल्क को मज़ीद तबाह करें। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ स्ट्राइक डाउन किए हैं। अगर इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ स्ट्राइक डाउन करना है, वो नैब ऑर्डिनेंस है 1999 का, जो आज 24 साल के बाद भी किसी किस्म का एहतसाब करने की सलाहियत नहीं रखता। सिर्फ वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर सका है और वो भी नाकाम हो गई है। तो इसलिए इस इदारे को ख़त्म करें ताकि मुल्क आगे चल सके। अब्बासी साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो ये समझते हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो सबको मिलकर बैठकर बात करनी होगी। अब्बासी साहब, बेशक आप सही कह रहे हैं कि आप केसेस की नौयत पे कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जब आप नैब को एक टूल समझते हैं फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, तो आज भी नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आप ये कह सकते हैं? जी, मैं तो इदारे की जो उसका माजी का किरदार रहा है उस पर बात कर सकता हूँ कि उसने हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही की है। सर, हाल की भी बात कर लें, हाल की भी तो बात करें ना। फिर नैब तो आज भी उसी तरह इस्तेमाल हो रहा है जिस तरह माजी में वज़ीर आज़म के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, आपके खिलाफ किया गया है। मैं माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों की बात कर रहा हूँ। जिस इदारे की बुनियादी बदनीयती पर हो वो कुछ नहीं कर सकता, वो इंसाफ नहीं देगा। अगर कोई केस जिसके अंदर जान भी हो, जो हकीकत के मुताबिक हो, अगर वो भी इस इदारे के हवाले करेंगे, उस पर शक और शुबा उठ जाएगा। आपने अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, कानून मुल्क के मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करें। नैब एक ऐसा कानून है जो कभी किसी को इंसाफ नहीं देगा, ना मुल्जिम को पकड़ेगा, बल्कि आज तक जो कम से कम मेरा जो मुशाहिदा है,
नैब सिर्फ मुजरिम को बचाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा अब्बासी साहब, क्योंकि आप तो फेस कर रहे हैं इन केसेस को और जिस तरह से आप जेल में भी रहे, इस तमाम चीज़ के बाद आपने तो लाइक यू हैव टेकन द पाथ कि जिसमें आप ये कहते हैं कि इन चीज़ों को बदलना होगा, लेकिन क्या आप उमूमी तौर पर इन पार्टियों को में ये चीज़ देख रहे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी बिलशमूल नवाज शरीफ साहब हो एंड द एंटायर लीडरशिप ऑफ PMLN और ऑल्सो पीपल्स पार्टी, कि उनके अंदर ये अब सोच आई हो कि वाकई इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए और सियासतदानों को मिलकर ही इस मुल्क को आगे ले जाना होगा? जी, सियासतदान ही मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन सोच अपनी बदलनी होगी। नैब एक इदारा है जो मुल्क की गवर्नेंस को तबाह कर रहा है। इस पे अगर किसी को शक शुबा है तो बेशक मुझसे किसी भी फोरम पर डिबेट कर ले। मैंने हुकूमत जब कोलिशन गवर्नमेंट बनी उस वक़्त पब्लिकली भी कहा और मीटिंग्स के अंदर भी कहा कि इस इदारे को ख़त्म करें और कानून में लिख दें कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ केस हैं वो चलते रहेंगे, बाकी इदारा ख़त्म होगा, ताकि कोई ये ना कहे जी अपनी जान बचा रहे हैं। तो ये चीज़, ये इस इदारे से इस मुल्क को बचाएं, ये तबाह कर रहा है इस मुल्क को। ये बात अगर हमें समझ नहीं आती तो ये आज समझने की बात है कि ज़रा, और फिर आप देख लें कि अब ख़ुद हमने तस्लीम किया है कि ये इदारा जो है मुल्क, इसके असरात मुल्क की इन्वेस्टमेंट पर मुज़िर हैं और SIFC के मामलात को हमने नैब से मुस्तस्ना करार दिया है। तो मुस्तस्ना का मतलब ये है कि ये इदारा तबाही ही फैलाता है, ये कोई ना इंसाफ देता है ना मसाइल को हल करता है। सही। अब्बासी साहब ये बताइएगा कि फैज़ाबाद धरना कमीशन में ज़ाहिर है आप भी पेश हुए, वो सवालनामा भी आया, ये उस वक्त ज़ाहिर है आप प्राइम मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ साहब को तो ऑलरेडी आउस्ट कर दिया गया था ना वो उस केस के अंदर, जिसमें फिर वो सादिक और अमीन नहीं डिक्लेयर किए गए बिकॉज उन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, वो छुपाई थी, तो उसके एवज। लेकिन फिर क्यों ये धरना किया गया, फिर मकसद क्या था, ये आज तक समझ पाए हैं आप? नहीं, धरना मैंने तो नहीं किया ना, मकसद मैं तो आपको नहीं बता सकता। नहीं, जैसे एहसान इकबाल साहब कहते हैं कि ये हुकूमत खत्म करने के लिए किया गया था। सो आई डोंट नो बिकॉज यू वर द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, आप उस वक्त के DGI से भी आपकी मुलाकात हो रही होगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी हो रही होगी, तो कुछ समझ में आया कि सडनली ये किसने ला के बिठा दिया? यकीनन इस धरने से सुबकी हुई है, मुल्क का नुकसान ही हुआ है, लेकिन हमने उसको मैनेज किया, हम उससे घबराए नहीं, हमने कोई खौफ खतरे का इजहार नहीं किया, लेकिन यकीनन एक मुल्क की बेइज्जती हो रही थी इस मामले में, उसको मैनेज किया गया, बात ख़त्म हो गई है। और मैंने कमीशन के सामने यही बात की है कि आप इस धरने के हवाले से आपने कमीशन बनाया है, इसका मकसद मुझे कम से कम अभी तक यहाँ नहीं है, लेकिन आपने बना दिया है, तो इसमें मैं वज़ीर-ए-आज़म था और जो कुछ हुकूमत ने किया है या नहीं किया, मैं सबका ज़िम्मेदार हूँ। तो आप मुझसे सवाल कर लें, और उन्होंने 24 सवाल मुझे लिख के दे दिए हैं, तो उनका मैं जवाब दे दूंगा। उनमें से अक्सर सवालात का, बल्कि तकरीबन सारे ही सवालात का ताल्लुक धरने से नहीं है, वो मुल्क की बुनियादी मामलात से है कि ये कैसे, आइन क्या कहता है और फलाना क्या कहता है, तो बहरहाल उनके भी मैं जवाब लिख कर उनको वापस दे दूंगा। आप पॉलिटिकल लैंडस्केप को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बतौर वज़ीर आज़म रह चुके हैं। हुकूमतों को जिसे कहते हैं ना कि कान मरोड़ा जाता है ताकि फिर उनसे बहुत चीज़ें मनवाई जा सकें, और फिर ये हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम नहीं है, कई दफ़ा हमने खान साहब की हुकूमत में भी देखा जिस तरह से वो सारा एक जिसे कहते हैं धरना भी हुआ था, वो वज़ीराबाद तक पहुंचा था, फिर उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने किस तरह से एक बिजनेसमैन के साथ मिल करके फिर उनको कंट्रोल किया था। उस वक्त भी TLP थी, आपके वक्त भी TLP थी। ये भेजे क्यों जाते हैं, कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्या मकसद होता है? मतलब भेजे क्यों जाते हैं ये आपको तारीख ही बताएगी, तारीख के सबक ज़रा देर से आते हैं। बात सिर्फ ये है कि मेरे पास सिर्फ एक पैमाना है इन मामलात को देखने का, वो ये है कि क्या ये करने से मुल्क का नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, और इन तमाम मामलात से मुल्क का नुकसान ही होता है। जब इलेक्शन चोरी होते हैं मुल्क का नुकसान होता है, जब एक सियासी जमात इंटेलिजेंस के इदारों के साथ मिलकर धरना करती है, पार्लियामान पर कब्ज़ा करने की कोशिश करती है, PTV के दफ्तरों पर हमले करती है, आपके दारुल हुकूमत को मफलूज कर देती है, CPEC को डिले कर देती है, तो इससे मुल्क का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो ये धरने, ये तमाशे हमें ज़रा छोड़ देने चाहिए। इन सब का मजमूई असर आप आज मुल्क की मईशत की सूरत में देख रहे हैं, मुल्क के
पॉलिटिकल मामलात में तफरीक देख रहे हैं, आप अपनी जो सोसाइटी है उसके अंदर इंतशार में देख रहे हैं, और जहाँ दुनिया तरक्की कर रही है पाकिस्तान जवाल की तरफ जा रहा है। ये असरात हैं इन मामलात के। आज अपने मुल्क के अंदर देख लें कि लोगों की क्या हालत है, मुल्क की क्या हालत है, और क्या हमें अभी भी अगर सबक नहीं मिलेगा तो कब हम सबक हासिल करेंगे। नहीं, लेकिन ये तो देखना है कि 9 मई के बाद आप समझते हैं कि सियासी जमातें मजीद पीछे चली गई हैं और सेंटर स्टेज एक मरतबा फिर से मुक्तदरा के पास ही नजर आता है। देखिए, जिसने भी जो करना है उनको मुबारक हो। मुल्क में एक आइन है, मुल्क उसके मुताबिक नहीं चलेगा तो नुकसान होगा। जो 9 मई का हुआ ये सानिया है। इन जिन लोगों ने किया है इनको प्रोसिक्यूट करें, प्रोसिक्यूट मत करें। अगर आप कानून से बाहर जाकर लोगों को सजा देंगे हमेशा नुकसान होता है। ये तारीख का सबक है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और तारीख के सबक बड़े तल्ख हैं, हम बदकिस्मती से उनसे सबक हासिल नहीं करते। तो आप ये प्रोसिक्यूट होता देख रहे हैं प्रोसिक्यूट के बजाय इस वक्त? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अगर कोई प्रोसिक्यूट कर रहे हैं तो मत करें, प्रोसिक्यूट करें। प्रोसिक्यूट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये चॉइस नहीं है। अगर कोई मेरे तनसीबात पर हमला करता है, फौजी तनसीबात पर ख़ास तौर पर, आपको उनको कानून के मुताबिक गुंजाइश मौजूद है, प्रोसिक्यूट करें। सही, ये सारी बात है। सही। जब भी आप कानून से बाहर जाएंगे तो उस नुकसान ही होगा। अब्बासी साहब, इसको कैसे देखते हैं जो तहरीक इंसाफ को, जाहिर है इमरान खान साहब को अपनी चेयरमैनशिप छोड़नी पड़ी और एक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उनको कराने पड़ रहे हैं, क्या ये उसी तरह का एक माइनस आप देख रहे हैं, माइनस लीडरशिप जो PMLN के साथ हुआ कि नवाज शरीफ जो हैं उनको भी उस सदारत से या पार्टी लीडरशिप से हटा दिया गया था? देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट कायम कर दिया कि अगर आप कन्विक्टेड हैं तो आप पार्टी का ओहदा नहीं रख सकते। कोई कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। जब हमारे मुल्क का सुप्रीम कोर्ट ही ये काम शुरू कर देगा तो पीछे कौन बचेगा? मैं इंसाफ के लिए किसके पास जाऊंगा? तो आज इमरान खान साहब के पास कोई और तरीका नहीं था, तो उनके पास यही तरीका था कि छोड़ दें अपनी कुर्सी को। वरना ये चीज़ें मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीज़ें आप कल किसी भी कन्विट करके उसको अलहदा कर सकते हैं सियासी ओहदों से। ये चीज़ें कभी देर पार नहीं होती। सही, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन अब जो जितनी बातें हमने की हैं अब्बासी साहब, बदला तो कुछ भी नहीं है। मतलब 2018 के बाद जो कुछ हो रहा था वो अब इसी तरह से अब होता नजर आ रहा है, सिर्फ किरदार तब्दील हुए हैं। जी, बदलेंगे तो फिर कुछ, अगर बदलेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं बदलेगा, फिर वही पुराने तमाशे लगे रहेंगे। मुल्क की मईशत मज़ीद ख़राब होगी, मुल्क के अवाम मज़ीद परेशान होंगे, मुल्क मज़ीद ज़वाल में जाएगा। आज मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि इन मामलात को एक तरफ रखें, अपनी सियासत को एक तरफ रखें, मुल्क को पहले रखें, आपको हल नज़र आ जाएंगे। मुल्क के आज जो मुल्क की मसाइल हैं ये मामूली मसाइल नहीं है, ये बहुत ही गैर मामूली मसाइल हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। सही। अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे तहरीक इंसाफ से सरदार लतीफ़ खोसा साहब। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नामजदगी यानी गौहर खान साहब को नामजद किए जाने के बाद जो इख्तलाफात सामने आए हैं उस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब। सरदार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा, जिनको नामजद किया है इमरान खान साहब ने यानी गौहर खान साहब को, तो क्या आप इस नामजदगी के खिलाफ हैं कि आपके इल्म में नहीं था जो आपने कहा कि नहीं जी इमरान खान ही चेयरमैन है पार्टी के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान ही चेयरमैन रहेंगे और इमरान खान ही चेयरमैन है। वो एक टॉप गैप अरेंजमेंट हमने भी किया था जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त कदगन लगाई थी और नवाज शरीफ को भी आउट करने के लिए और बेनजीर को भी आउट करने के लिए, और मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जो है जावेद हाशमी को अपना मुस्लिम लीग नून का सदर बना दिया था। और हमने रात सारी बैठकर हमने 4 पीस बनाई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना के हमने मखदूम अमीन फहीम को सदर बना दिया था। लेकिन क्या कभी किसी ने जावेद हाशमी को उसका सदर माना था, या कभी किसी ने
मखदूम अमीर फहीम को सदर पीपल्स पार्टी का माना था। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं, गौहर साहब की नामजदगी बात कह रहे हैं कि मानना मतलब ये सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, एक्चुअल चेयरमैन तो है ही इमरान खान साहब। जी बिल्कुल, ये सिर्फ कॉस्मेटिक जो है, थोड़ी सी अगर कोई इरिटेंट है कानूनी पेचीदगी, जिस तरह मोहतरम वो मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्रिएट की थी, तो हमने भी एक रास्ता ढूंढा था जिसमें दोनों बड़ी पार्टियों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 पीस बना के मोहतरम मखदूम अमीन फहीम साहब को बना दिया था, और इसी तरह मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जावेद हाशमी को सदर बना दिया था। जिनको भी, मैं फिर नाम नहीं ले, जिनको भी वो थोड़ा सा कोई वो जुमला मोतरज़ा है उसको रफा हाजिर के लिए ये एक जो है उसको किया गया है, अरेंजमेंट किया गया है। अच्छा। लेकिन दरअसल जो है चेयरमैन मोहतरम इमरान खान साहब ही रहेंगे, ठीक है, और उन्हीं के फैसले होंगे और उन्हीं की अप्रूवल होगी, तो इससे कोई ऐसा इबहाम की बात नहीं है। और वैसे सरदार साहब एक चीज ऐड कर देना, आपने कहा कि एक अरेंजमेंट, एक कॉस्मेटिक अरेंजमेंट, तो जिन के लिए ये आप कर रहे हैं ये कारगर साबित होगी या अभी भी खतरा है कि बल्ले का निशान जा सकता है? नहीं, निशान बिल्कुल नहीं जाएगा। वैसे मंडे को, सोमवार, मुझे यकीन है, कभी उम्मीद है कि मैंने जो वो बहस की है और जिसका महफूज किया है फैसला, क्योंकि मैंने ये नज़ीर भी बताई थी चीफ जस्टिस साहब की जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच पे, कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मैंने अपने फरमूदात, जो कि 1988 सुप्रीम कोर्ट में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस में उसको कोर्ट भी किया गया है, कि कायदे आज़म ने कहा कि इसीलिए 200 साल हमें गुलामी करना पड़ी क्योंकि मुस्लिम लीग यानी कोई सियासी जमात नहीं थी, और रडरलेस उन्होंने यानी लफ्ज इस्तेमाल किया, और जिसका मतलब ये है कि जब सियासी मुस्लिम लीग बनी, पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, और जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसकी क़यादत पर आए, तो वो रडरलेस न रही और एक तहरीक की शक्ल में सियासी जमात की अफादियत और उसकी क़यादत की जो है एक वो जो वलवला अंगेज जो आवाम को जो है इकट्ठा करने में, अच्छा, और पाकिस्तान की बनाने में, वजूद के आने में पॉलिटिकल पार्टी और उसकी क़यादत का जो है कमांड और कंट्रोल जो है और उनकी जो है रहनुमाई उसी से जो है आगे निकलती है। और मैंने यही साइट किया कि अगर मोहतरम इमरान खान को आप माइनस करते हैं या इसी तरह किसी को भी माइनस करते हैं किसी सियासी जमात से, तो वो जमात उतना मौसर नहीं किरदार अदा कर सकती अपनी जो है कौम की मेमार में और सियासत की जो है तरक्की और तरवीज में। इसलिए सियासी जमात और उसके क़यादत का होना पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। मेहरबानी करके इन पर जो कदगन लगाई है उसे खत्म की जाए। तो वो मुझे कभी उम्मीद है कि सोमवार को ये भी इरेज हो जाएगा, क्योंकि वो ओमिशन रह गई थी। अच्छा। उन्होंने सेंटेंस को सस्पेंड किया था, मैंने कहा सेंटेंस के साथ कन्विक्शन के लफ्ज को भी ऐड कर दे, ताकि वो जो उनको नाअहल इमरान खान को 5 साल के लिए तोशाखाना केस में जी सजा में किया गया है वो खत्म हो जाए। तो अच्छा। जिस वक्त वो खत्म होता है वो ऑफिशियली भी उसके बाद जो है वो चेयरमैन बन जाएंगे और वो जो खानापुरी है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, लेकिन मुझे सरदार साहब एक बात बताएं, ये भी बड़ी बातें चल रही हैं, जाहिर है ये तो अब नजर आ रहा है कि वुकला जो हैं वो लीड कर रहे हैं इस वक्त इस पार्टी को, सियासतदान नहीं, जबकि बहुत सारे सियासी रहनुमा भी अभी बाहर हैं, जैसे अली मोहम्मद खान साहब हैं, बहुत लोग हैं जिनके लिए कहा जा रहा था। वुकला को इस पार्टी की भागदौड़ देने के पीछे कोई क्या सूझबूझ दी गई है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वुकला एक ऐसी तंजीम है जो बहुत ज्यादा फ़ाल और मुस्तैद है। पाकिस्तान का तख़य्युल अल्लामा इकबाल एक वकील ने दिया, पाकिस्तान की तकमील कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बैरिस्टर वकील ने दी, पाकिस्तान का आइन जो है एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक वकील ने दिया।
जनरल परवेज मुशर्रफ, आपने देख लिया कि किस तरह जब वकला तहरीक चली तो खुशो खासा की तरह। तो बड़ा सोच समझ के आप लोगों ने ये पार्टी इस वक्त है। इसका मतलब कि यानी वकला के ऊपर कम से कम जो शिकायतें हैं तहरीक इंसाफ की कि सियासतदानों को जो है वो गायब कर दिया जाता है, फिर किसी पार्टी में भेज दिया जाता है, ये जरा वकला के लिए मुश्किल हो जाएगा। सरदार साहब ये बताएं, आप अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, चले उसको छोड़ देते हैं वो शो कॉज नोटिस एंड ऑल, तहरीक इंसाफ में आपने ऑफिशियली ज्वाइन किया है या नहीं किया है? अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन पिछली परसों 2-3 दिन पहले जब मोहतरम इमरान खान साहब की तारीख थी, जिसको आपने वायरल भी बड़ा किया, एक जो भी बातें हुई, बड़ी अफसोसनाक बात है। अगरचे मुझे हंसी आती है, उसको कौन सा ऐसा कौमी मसाला था जिसे आप सारे पाकिस्तान के मीडिया ने मेरा बार बार नाम लेके मुझे हंसी आती है। सच बात तो ये है कि हमारी कोई प्राइवेसी किसी की है ही नहीं कि मौक्किल और वकील के दरमियान कोई बात हो तो उसको भी मुश्तहरी की जाए। यकीन करें, पाकिस्तान ना अगर जो है ये डॉक्टर अमीरुद्दीन जो है वो ये इंकशाफ कर देता कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी मरहले पर ट्यूबरकुलोसिस, यानी उनको जो है आखिरी मरहले पर वो जो है, तो वो पाकिस्तान को मौखिर कर देते और 1 साल के अंदर उनकी ज़ाहिर रहलत हो गई। तो ये एक ऐसा एक मुआहदा होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, कानून है। मैं खुद एज ए चांसलर हल्फ देता रहा जो भी मेडिकल जो है पास आउट करते थे स्टूडेंट्स जो डॉक्टरी का, कि वो कभी भी इंकशाफ अपने मरीज और डॉक्टर के दरमियान जो भी बात होती है, जो भी मर्ज लाहक है या जो भी होता है, वो कभी भी आश्कारा नहीं करेंगे। और यही हमारा वकील और मौक्किल का होता है कि वकील और मौक्किल का इतना फाइड्यूशरी रिलेशन। चले ना, जिन्होंने आश्कार कर दिया उन्होंने हलफ नहीं लिया था ना, आपने लिया हुआ है। नहीं नहीं, अरे बाबा, उन पर भी ये वाजिब होता है कानून की पाबंदी और आश्कारा करना। अच्छा सुने, अब बताएं ना सरदार साहब, इधर आए ना, कि पीटीआई आप ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये देखें बड़ी ये उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी और मैं इसको संजीदगी से सोच रहा हूँ इंशाल्लाह। मैंने यही अर्ज किया था कि फैमिली और इसके साथ जो है मैं अपने दोस्त अहबाब के साथ जो है मशावरत के बाद इसका फैसला करूंगा। अच्छा, अब कल एक इम्पोर्टेंट दिन, एक तो पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और कल साइफर केस की समाअत भी है अडियाला में। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह, जेल में भी करेंगे इंशाल्लाह। सही, तो बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताइएगा, आखिर में सिर्फ ये बताते जाइए कि कल जो साइफर केस की अडियाला के अंदर समाअत है, उस जो फैसला आया है उसको भी हमने देखा है कि चैलेंज कर दिया गया है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जज साहब ने कहा कि उन्हें ओपन ट्रायल जो है वो उसी हवाले से बात करना चाहते हैं। हाँ जी सरदार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, आ रही है। मैं कह रही हूँ, जज साहब ने जो कल साइफर केस की समाअत होनी है अडियाला में, उन्होंने कहा कि ओपन ट्रायल होगा, प्लेस डज नॉट मैटर, यू नो, इट इज गोइंग टू बी एन ओपन ट्रायल। आप इसको अब कह सकते हैं कि अब फेयर ट्रायल होगा? नहीं, फेयर ट्रायल बिल्कुल ऐसा तो कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तो सबर भी नहीं है जेल में, क्योंकि इसमें भी लिमिटेड किस्म की कंट्रोल्ड एंट्री होगी, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आज ही उन्होंने नोटिफिकेशन की है, हम इसे चैलेंज करेंगे। अभी कल तो एक सरसरी मराहिल में है, अभी ट्रायल कल कोई शुरुआत नहीं हो जानी है। हम इस ऑर्डर को भी चैलेंज करेंगे और ये दरअसल तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, न सिर्फ जज साहब बल्कि फेडरल कैबिनेट भी, जिन्होंने इसका नोटिफिकेशन किया है और इसको चैलेंज किया जाएगा। अदालत ओपन ही जो है ट्रायल होता है, क्योंकि न सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। और जेल में जो है ट्रायल वो कभी भी उस तरह ओपन नहीं होता है। 352 ज़ाब्ता फौजदारी, वैसे भी कानून की तकाजा ही यही है कि ट्रायल ओपन होना चाहिए। देखें, अगर ये कहते हैं सिक्योरिटी का मसला है तो फिर ये मुस्ताफी हो जाए, ये आईजीपी और हुकूमत भी और जेल वाले भी, कि अगर वो नहीं कर सकते। मोहतरम नवाज शरीफ साहब को तो मैं खुद देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा जिस तरीके से उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया।
उनकी क्या सिक्योरिटी का मसाला नहीं था। हमने कोई पहला वजीर आजम तो नहीं देखा है कि वो ओपन ट्रायल के जरिए से उसका ट्रायल हो रहा हो। तो इसलिए ये क्यों कर दोहरा मेयार बढ़ता जाता है जब इमरान खान की बारी आती है। राइट। तो ये यकीनन इसको चैलेंज किया जाएगा और ये इंसाफ के तकाजों पर, उस कसवटी पर बिल्कुल नहीं उतरता ट्रायल जिसको आप ओपन ट्रायल करें। भले उन्होंने कहा है कि 5 जो है फैमिली मेंबर्स आ सकें या वो कला के 2, 3, 4, 5 सहाफियों का भी उन्होंने कहा है कि फिर इसमें 5 आ सकेंगे। बट थैंक यू सो मच सरदार साहब फॉर बीइंग विद अस। जैसे ही फैसला हो जाता है फैमिली से पूछ के कि वेदर यू आर गोइंग टू जॉइन पीटीआई और नॉट, जाहिर है इट इज गोइंग टू कम आउट इन द ओपन। लेकिन मामला बड़े दिलचस्प हैं जिस तरह से सरदार साहब ने बयान किए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस होंगे तो आज अकबर एस बाबर साहब 13 साल बाद पीटीआई की सेक्रेटेरिएट में जा पहुंचे और वहां जाकर क्या हुआ, वो कहते हैं कि वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। क्या वो कर सकेंगे? वेलकम बैक। जबकि तहरीक इंसाफ अपने बल्ले के निशान को बचाने के लिए कल इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा रही है। ऐसे में अकबर एस बाबर साहब जो कि फाउंडर मेंबर हैं और आपको याद होगा फॉरेन फंडिंग केस में जिन्होंने इसका आगाज़ किया था और बहुत अरसे इसको लेकर चले भी थे, वो आज सडनली 13 साल बाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पीटीआई के पहुंच जाते हैं और उसके बाद उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी की है, मीडिया से गुफ्तगू भी की और वो ये कहते हैं कि ये जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के, ये इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। पूछ लेते हैं अकबर एस बाबर से कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है और क्या उनकी गुफ्तगू से पहले ही जो जमात इस वक्त मुश्किल में है और अपना इंतखाबी निशान न खो दे, उसके चेयरमैन ने अपनी चेयरमैनशिप भी छोड़ दी है, ऐसे वक्त में इस तरह की बातें करना इस पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा करती है। जी अकबर एस बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्यों आप समझते हैं और क्यों आप मुतनाज़ा बना रहे हैं इस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाऊं। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन तो ये हो ही नहीं रहे। मतलब आपने कभी ऐसा कोई इलेक्शन देखा है जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज ही ना एग्जिस्ट करता हो, जिसमें वोटर लिस्ट ही ना एग्जिस्ट करती हो, जिसमें नॉमिनेशन पेपर्स तक ना हो, जिसमें इलेक्शन के कवायद तक ना हो? मैं तो इस प्रोसेस को, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक लंबी चेकर्ड हिस्ट्री है, यानी जब पहले इलेक्शन इन्होंने इंट्रा पार्टी की सीरियसली कोशिश की 2013 में, तो उसमें बड़े फ्रॉडुलेंट तरीके से हुई। जस्टिस वजी को अपॉइंट किया, उन्होंने वैलिडेट किया कि ये तमाम इलेक्शन 2 नंबर थे। उसके बाद जस्टिस वजी ने रिकमेंड किया सर्टन लोगों को कि पार्टी से निकाल दे, तो उन्होंने उनको ही निकाल दिया। उसके बाद जब नया इलेक्शन कमीशन आया तस्लीम नूरानी के नीचे, उन्होंने रूल्स फ्रेम करने शुरू किए, ट्रांसपेरेंट और वोटर लिस्ट को चेक किया पीटीआई की। उनको फोर्स किया गया कि इस तरीके से हम नहीं चलेंगे, दे रिजाइन एन मास। और उसके बाद फिर ये लेटेस्ट एपिसोड है जो कि 2 साल से चल रही है इलेक्शन कमीशन के सामने। कोविड की वजह से इलेक्शन कमीशन ने इनको 1 साल दिया कि आप एक फ्री ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं। तो उसके नतीजे में मैं सिर्फ इसलिए गया था कि हम लोग सारे इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे। आप सारे? अकबर साहब, आप और कौन? जी, मैं, सईदुल्लाह न्याजी ने मुझे स्पेशली मियांवाली से फोन किया, कहते हैं जी नॉमिनेशन पेपर लीजिए। मेरे साथ यूसुफ अली थे, मेरे साथ टेक्सला के बानी मेंबर जो हैं बिलाल राना, वो भी थे। इसके अलावा हम कुछ 15 लोग थे, लेकिन पीछे बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि इस इलेक्शन में हिस्सा ले, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बने। हमारा तो सिर्फ यही मकसद था। मुझे पोस्ट तो पीटीआई की नहीं चाहिए। मुझे तो इमरान ने 2 दफा सेक्रेटरी जनरल की ऑफर की, मैंने पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया बिकॉज मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। सो हम तो इस वास्ते के इस प्रोसेस को डेमोक्रेटिकली ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, ताकि वर्कर की कदर की जाए, वर्कर मेरिट पे अपनी मर्जी का लीडर लाए, वो लीडर जो है फिर उसको रिप्रेजेंट करे पार्टी को, ताकि ये जो और ये फिर चीज आगे नेशनल पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट हो। एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है कि हमारी सियासी जमातें कहती है कि हम डेमोक्रेटिक है, वी वांट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी बर्दाश्त नहीं करते। तो मैं तो ये सोच लेके गया, क्योंकि टाइम बहुत कम था। सो डिस्पाइट एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, जो हमारे दरमियान में हुआ है पिछले 13 सालों में, मैं खुद गया और अपने साथ पीटीआई के जेन्युइन ओरिजिनल वर्कर्स एंड मेंबर्स को लेके गया, और हमने सिर्फ 3 रिक्वेस्ट की उनके सामने, पीटीआई के नुमाइंदे, और ये सब डॉक्यूमेंट हो गया, रिकॉर्ड हो गया। हमने उनको कहा जी हमें आप जो नॉमिनेशन पेपर्स है, यानी कागजात नामजदगी जिसे कहते हैं,
काइंडली वो हमें दीजिए, दूसरा हमें वोटर लिस्ट दीजिए, तीसरा आप हमें इस इलेक्शन के कायदे वो दीजिए, रूल्स ऑफ द इलेक्शन। ओके। तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। फिर हम खड़े रहे, हमने कहा जी हमें सिर्फ ये 3 चीजें चाहिए ताकि हम जाके इसको कंप्लीट करें और हम इसमें हिस्सा लें इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस। उन्होंने कहा जी हमारे पास है ही नहीं, ऐसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम आपको क्या दें। I mean, they were very plain and they were very factual about it. उन्होंने कहा जी देखें ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई हो रही है और ये हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक वैसी एक कागजी कार्रवाई करें, जो उनकी मर्जी है उसको वो अपॉइंट कर देंगे। लेकिन अब देखिए जब इस तरह और ये सारी बातें जो आपको बताई गई उस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तहरीक इंसाफ में, वहां कोई ओहदेदार मौजूद था जिन्होंने ये तमाम चीजें आपको कही कि हम सिर्फ एक कागजी कार्रवाई कर रहे हैं? somebody notable? जी मतलब वो जो पीटीआई के जो सेंट्रल ऑफिस के जो आप समझिए कि जो मैनेज करते हैं, जो इज वेरी क्लोज टू इमरान खान, मैं उनका नाम इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वो वीडियो पे रिकॉर्डेड है, सब कुछ सामने है। और हमने उनसे पूछा कि आपके अलावा इसमें कोई और ऐसा है जो सेंट्रल ऑफिस में मौजूद है जिससे हम बात कर सके, जिनसे हम ये 3 सवालात कर सके कि वो हमें इसका कोई जवाब दे। उनका दफ्तर में और कोई नहीं है, हम ये चीजें हम आपको है ही नहीं तो हम आपको क्या दें। But they were very plain and honest about it and I respect them for that. अच्छा, तो अकबर साहब आप ये कह रहे हैं, पहले तो लोग जानना चाहेंगे क्योंकि जाहिर है कि आपकी एक 13 साल की जो हिस्ट्री रही है इमरान खान साहब और आपके दरमियान वो फॉरेन फंडिंग केस, कि आपकी रुकनियत बहाल रखी गई है कि आप जो है बाकायदा इस इलेक्शन का हिस्सा बन सकते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है। वो इसलिए कि मैं हमेशा से एक तो सियासी तौर पर मैं ये कहता आ रहा हूँ और मुझे ऑप्शंस तो जाहिर है लाइफ में बहुत सारे आए हैं मेरे रास्ते में। मैंने हमेशा कहा देखिए हम फाउंडिंग मेंबर हैं पीटीआई के, मैं वन ऑफ द ड्राफ्टीज ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीटीआई, मैं था, हामिद खान था, नराज मोहम्मद खान था, फौजिया कसूरी थी, सईदुल्लाह खान नियाजी थे, फ्यू अदर्स। और हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था कि चेयरमैन ऑफ द पार्टी विल रिमेन चेयरमैन डेमोक्रेटिकली फॉर 2 terms 3 years ईच। उसके बाद वो डिबार हो जाएगा कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस में आ नहीं सकता। तो हम तो उस फंडामेंटल वैल्यूज जो लेके चले थे जिसकी वजह से ये पार्टी कायम हुई थी कि हम बाकी जमातों से मुख्तलिफ होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे। ठीक है। फिर इन्होंने मेरी मेंबरशिप को चैलेंज किया थ्रू द फॉरेन फंडिंग केस के दौरान और बार बार किया। तो मेरे पास तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 17 मई 2017 का फैसला मौजूद है, मेरे पास सिंगल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, मेरे पास डबल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है कि अकबर एस बाबर इज अ मेंबर ऑफ पीटीआई। सो मैं एज अ मेंबर ऑफ द पीटीआई अपना ये राइट क्लेम करने गया था कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। आप मुझे ये कागजात, इसमें एक बड़ा फाइन डिस्टिंक्शन है, मुझे कागजात रिफ्यूज नहीं किए गए। वो कह जी हमारे पास होते तो हम आपको दें, ऐसी चीज एग्जिस्ट करती तो हम आपको देते। ठीक है। अच्छा, अब अकबर एस बाबर साहब ये फरमाइएगा कि क्योंकि गौहर साहब को एक तरह से उबूरी चेयरमैन के तौर पर इमरान खान साहब ने नामजद कर दिया है, आपने उसको भी सिलेक्शन करार दिया, तो इट सीम्स लाइक जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं उसके आप खिलाफ हैं। आप बताइए ना कि अब मुझे ये बताइए कि जिस शख्स को मैं मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं उनकी पर्सन को जानता हूँ और ना मैं उनको एज अ पर्सन क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ। मेरी उनसे किसी किस्म की कोई इस किस्म की वो नहीं है। बात सिर्फ ये है कि आप एक वर्कर्स को, आप पाकिस्तान को कहते हैं, सारी दुनिया के सामने कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, लोगों को फ्री मौका दिया जाए कि वो अपनी लीडरशिप को इलेक्ट करें। तो आप अपने पीटीआई के वर्कर्स को क्यों नहीं ट्रस्ट कर रहे? आप उनका वो हक क्यों ले रहे हैं? जब आप नॉमिनेट कर रहे हैं एक शख्स को तो आपने उस प्रोसेस को तो इन्फ्लुएंस कर दिया। और दूसरी बात ये है कि अब उस शख्स के मेरिट्स तो अलग हैं कि उसका पीटीआई से क्या ताल्लुक है, उसने पीटीआई में क्या खिदमत की है, क्या कुर्बानियां दी है, क्या पीटीआई को सर्व किया है। वो तो अभी अंटिल रिसेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, वो तो पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुके हैं। और वो अगर वो वकील हैं, बहुत अच्छे वकील होंगे, मैं नहीं उनको जानता, और इमरान खान की उन्होंने बड़ी अच्छी वकालत भी हो सकता है की हो, बट ये तो कोई मेरिट नहीं है कि उसको एक पॉलिटिकल पार्टी जो 1996 में बनी थी, चंद महीने आपने उस पार्टी में गुजारे और आपको उसकी चेयरमैनशिप क्यों? सही, आपको इस बात से ठीक है। एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो हालात इस वक्त आप बता रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के, जाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतमईन भी होना है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी ये साफ शफाफ इलेक्शंस कराए गए हैं। तो आप समझते हैं बल्ले का निशान इन तमाम तर लवाजमात के बाद रिटेन कर पाएगी तहरीक इंसाफ? ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के बाद ये मामला मजीद संगीन हो गया और ये जो बल्ला है इनका मजीद जेपर्डी में चला जाएगा। और शायद हमारी ये जिम्मेदारी है
कि जो तमाम फैक्ट्स आए हैं सामने ये हम इलेक्शन कमीशन के सामने रखें, फिर जो इलेक्शन कमीशन फैसला करता है वो जाहिर है उनकी अपनी वो है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप ये फैक्ट्स लेकर जाएंगे इलेक्शन कमीशन के सामने? ये मुमकिन है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन। हम देखते हैं कि कल इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से क्या चीज़ सामने आती है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।